नीतीश कुमार को फैसला आखिरकार लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। फैसला इस तरफ का लेंगे या फैसला उस तरफ का लेंगे, इस पर खबर के अंदर बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि 48 घंटे के अंदर अंदर बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और तीसरा बड़ा सवाल यह, जिस पर बात करेंगे, अमित शाह का बिहार में दौरा है। 6 जनवरी को परसों अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार पहुंचने के अमित शाह के मायने क्या हैं, ये बड़े सवाल है जिन पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको इस खबर के अंदर 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 5-6 नहीं, पूरे 10 बड़े कारण ऐसे बताने वाला हूं जिसके जरिए यह बिल्कुल साफ संकेत मिलता है कि अमित शाह फैसला लेने के लिए इस वक्त में बेहद मजबूर हैं। अब सवाल यही है कि वो फैसला किस तरफ का लेंगे, फैसला इस तरफ का लेंगे या फैसला उस तरफ का लेंगे, यह बड़ा सवाल है। तो एक एक करके 10 बड़े पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद का, बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद के बयान के मायने क्या हैं, इसको अगर आप समझेंगे तो नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप गोडसेवादियों को छोड़ करके आएंगे तो किसी भी गांधीवादी नेता का हम स्वागत करेंगे। और यह कांग्रेस के विधायक दल के नेता का बयान है, किसी छुटभइये नेता का बयान नहीं है। और कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने जो बात कही है, जाहिर सी बात है, ये बात उन्होंने अपने से तो नहीं कही होगी, कहीं ना कहीं ऊपर से भी संकेत मिला होगा, यानी दिल्ली से भी संकेत जो है वो गया है। इस बात को भी समझ सकते हैं। तो दिल्ली संकेत दे रही है नीतीश कुमार को, और ये बहुत लंबी दूर की कौड़ी हो सकती है, उस पर कभी फिर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी अंबेडकर साहब के बयान से गुस्से में है। नीतीश कुमार को अब तय करना है कि जो बयान दिया गया अमित शाह के द्वारा, इसके बाद में पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी वर्ग, खास तौर पर अंबेडकर साहब को लेकर के जो बयान दिया गया उसके बाद में गुस्से में है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यही वोट बैंक नीतीश कुमार का है। मुस्लिम तो जाहिर सी बात है, जिधर पलड़ा भारी होगा उधर जाएंगे, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी वो अंबेडकर साहब पर दिए गए बयान के बाद गुस्से में है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या उनकी नाराजगी मोल ले पाएंगे? क्या उनकी नाराजगी के बावजूद नीतीश कुमार उस तरफ जाने का, भाजपा की तरफ जाने का फैसला लेंगे? सवाल यह है। तीसरा बड़ा पॉइंट, अमित शाह का विरोध और उनकी छवि बीजेपी में घमासान। अमित शाह एक वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप कार्ड हुआ करते थे। जहां सरकार नहीं बन रही है वहां सरकार बना देते थे। जहां विधायक, सांसद इधर उधर भाग रहे हैं, उनको एकजुट करने का काम, वो एकजुट कैसे करते हैं सबको पता है, सूटकेस, हेलीकॉप्टर, सबको पता है। तो अमित शाह, उनका आज विरोध हो रहा है कि अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी के नेता है, वो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अमित शाह अगर एक लाइन में माफी मांग लेते तो बात खत्म हो जाती, हमारे लिए राजनीति करना आसान हो जाता। लेकिन अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। और उनकी जो छवि है पहले से ही, जो कट्टर छवि है, उससे भी बीजेपी जो है वो परेशान है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर अपने आप में घमासान मचा हुआ है। वहां पर नेता कौन बनेगा, इस बात को लेकर के घमासान मचा हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम वो अपने आप को मुख्यमंत्री देखते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो अपने आप को डिप्टी सीएम वो अपने आप को सीएम के तौर पर देखते हैं। और फिर गिरिराज सिंह जैसे नेता और जो दूसरे तमाम नेता हैं जो ये समझते हैं कि हमने बयानबाजी दे दे करके माहौल बनाने का काम किया भाजपा के पक्ष में, हम बड़े नेता हैं, हमको मुख्यमंत्री कब बनाओगे। तो भाजपा के अंदर एक अपने आप में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। और भाजपा इस वक्त में किसी भी तरीके से उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना चाहती है।
भाजपा के तमाम नेता वो नीतीश कुमार को, उनके खेमे को खुले तौर पर मुनादी करके बता रहे हैं कि आपके दिन गिनती के हैं, खत्म हो गए हैं और आप अब जा रहे हैं। उसके बाद में चौथा बड़ा पॉइंट, पोस्टर से अमित शाह की फोटो भी गायब है। अब गुस्सा इस कदर है अमित शाह के बयान के बाद में, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर कुछ फोटो लगे, और ग्वालियर मध्य प्रदेश वो क्षेत्र है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि उस सभा के अंदर अमित शाह के फोटो गायब होना, अमित शाह का फोटो क्या कोई गायब कर सकता है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनके फोटो लगते हैं, राजनाथ सिंह के फोटो गायब कर दिए जाते हैं, निर्मला सीतारमण को कौन पूछता है या पीयूष गोयल को कौन पूछता है, वो सब जानते हैं। लेकिन अमित शाह का फोटो गायब होना, इस बात के मायने हैं और इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि बीजेपी में लोग अब अमित शाह से खफा है, अमित शाह से नाराज है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर की भूमिका क्या होगी, यह भी राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि आरिफ मोहम्मद खान को अगर लाया गया है तो जाहिर सी बात है उनको मूंगफली छीलने के लिए तो नहीं लाया गया होगा कि ठीक है भाई जाड़े का मौसम आ रहा है, आरिफ मोहम्मद खान बहुत अच्छी मूंगफली छीलते हैं, उनसे मूंगफली छिलवाएंगे, इसलिए तो उनको नहीं लाया गया। उनको लाया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई खास मकसद है। और आरिफ मोहम्मद खान जिस तरीके से खुल करके बोलते हैं, खुल करके स्टैंड लेते हैं, और वो स्टैंड और उनका बोलना किसको फायदा देता है सब जानते हैं। इसलिए उनकी भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान को लेकर के आया गया है तो नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि कैसे बीजेपी दबे पांव घुसती हुई आ रही है और बीजेपी ने अपने सारे मोहरे लगा लिए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी है, आरिफ मोहम्मद खान वो कब अपना फैक्स बंद कर दें, कब अपनी फैक्स मशीन को चालू कर दें, ये गवर्नर के ऊपर निर्भर करता है ना भाई। अगर इस्तीफा देना है, उधर जाकर के शपथ लेनी है, जो बार बार नीतीश कुमार करते रहे हैं, तो उसमें अगर रोड़ा अटकाने का अगर कोई काम कर सकता है, पेच फंसाने का कोई काम कर सकता है तो गवर्नर कर सकता है। तो गवर्नर को किस लिए और क्यों लाया गया है, नीतीश कुमार भी कोई दूध पीते हुए बच्चे तो है नहीं जो इस बात को समझ नहीं पाए। आरिफ मोहम्मद खान की जो भूमिका है वो अपने आप में एक तरीके से निर्णायक होगी इस बार के खेला होने में और खेला नहीं होने में। विपक्ष कंफर्टेबल है और सत्ता बेचैन है, आशंकित है। यह सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता जो है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल मूड में होती है कि हम तो सत्ता में, हम फिर सत्ता में आ रहे हैं, और मोदी शाह बीजेपी वो एक चुनाव जीतने की मशीन, मोदी शाह बीजेपी जो इस वक्त में 240 पर आने के बावजूद अपने आप को वही 340 वाली भूमिका में अभी भी देख रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी सत्ता वो बेचैन क्यों है, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, लालू यादव वो कंफर्ट नजर आ रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं चाचा का तो समय पूरा हो गया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नहीं भाई, चाचा का अब जब कब तक जो है वो एक खेत में 20 साल तक एक ही बीज डालते रहोगे, दूसरा बीज डाल करके देखिए। एक भूमि जो है वो बंजर कर दी है नीतीश कुमार ने। तो इस तरह के कंफर्टेबल बयान वो तेजस्वी यादव की तरफ से, विपक्ष के नेता की तरफ से दिए जा रहे हैं, जबकि सत्ता जो है बेचैन है। नीतीश कुमार जो है बेचैन है। नीतीश कुमार से कल भी सीधा सवाल पूछा गया था, और जब सीधा सवाल पूछा गया तो आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर ने पत्रकारों से उनको बचाया और कहा कि नहीं नहीं ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, आप इस तरह के सवाल मत करिए, और उनको वहां से निकाला। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सत्ता कैसे बेचैन हो रखी है और विपक्ष कंफर्टेबल मूड में है, और इसका नीतीश कुमार के फैसले पर क्या असर पड़ेगा देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए आखिरी मौका है, करोड़ मरों का नहीं, सिर्फ आखिरी मौका, यानी इसके बाद में कुछ नहीं है, बिल्कुल आखिरी मौका है ये। बीजेपी जानती है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब मोदी शाह सब कुछ होने के बावजूद भी अगर अब की बार सरकार नहीं बनी तो फिर नहीं बन पाएगी। और बीजेपी दूसरा हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद में भी सोच रही कि नहीं नहीं अब की बार तो पक्का है। तो बीजेपी के लिए जो आखिरी मौका है, तो जाहिर सी बात है जब बीजेपी आखिरी मौके के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी और आखिरी मौके को अगर जीत करके बीजेपी आएगी तो नीतीश कुमार को तो कंधे पर बैठाने से रहेगी।
नीतीश कुमार के सिर पर ताज सजाने से तो रही। फिर तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी, और अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी तो नीतीश कुमार का क्या होगा? समझने वाली बात है। नीतीश कुमार भी इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। लालू और तेजस्वी यादव, इनकी हां और ना के मायने क्या हैं, यह समझने वाली बात है। लालू यादव कहते हैं दरवाजे खुले हुए हैं, नीतीश कुमार कहते हैं नहीं नहीं साहब, इनका वक्त पूरा हो गया है, ये थक गए हैं, टायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए हैं। इसके मायने क्या है? दरअसल इसके मायने यह है कि आरजेडी के अंदर एक नरम दल है, एक गरम दल है, और नरम दल के नेता लालू यादव आज भी है, और गरम दल यानी युवा के नेता तेजस्वी यादव है। और युवा जो है वो ये चाहता है कि नहीं भाई, ताकत लगाओ, क्या बार बार जो है सरेंडर करना नीतीश कुमार के सामने, क्या बार बार जो है उनकी चमचागिरी करना, क्या बार बार उनको जो है बुलाना, उनको बैठाना, खुद बैठो उस कुर्सी के ऊपर, करो मेहनत। तो गरम दल के नेता इस वक्त में गरम है, और इसीलिए तेजस्वी यादव एक भी ऐसी बात नहीं कह रहे कि उनका कार्यकर्ता, उनका नेता, उनकी युवा शक्ति वो नाराज हो जाए, और वो इसीलिए डंके की चोट पर कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनको मत लेकर के आओ, अब अपनी तैयारी करो, नए साल में नई सरकार बनाएंगे। और दूसरी तरफ लालू यादव वो कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर आते हैं तो आने दीजिए, हमने तो पहले भी माफ किया है, अब भी माफ कर देंगे, पहले भी हमने जो है उनको जगह देने का, मान सम्मान देने का काम किया, फिर मान सम्मान देंगे। तो ये नरम दल और गरम दल के नेताओं की जो राजनीति है वो अपने आप में बता रही है कि साहब किस तरीके से, कैसे इस वक्त में बिहार में दोनों नेता चित भी मेरी और पट भी मेरी, लालू और तेजस्वी इस वक्त में चित भी मेरी और पट भी मेरी की तर्ज पर दांव खेल रहे हैं। और उसके बाद में एकनाथ शिंदे का मॉडल, एकनाथ शिंदे का मॉडल जो है उससे भी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो साथी हैं वो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जब तक नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार कम से कम ये काबिलियत रखते थे कि जो कुछ भी हो लेकिन सरकार नीतीश ही बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, इस तरफ जाएं चाहे उस तरफ जाएं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी मुख्यमंत्री वाली पार्टी होगी। लेकिन अब एकनाथ शिंदे उन्होंने बता दिया कि बीजेपी को जब तक जरूरत है तब तक वो आपको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाएगी, और बीजेपी की जिस दिन जरूरत खत्म हो गई उस दिन आपको डिप्टी सीएम बनना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे को भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा, और ऐसा नहीं कि एकनाथ शिंदे की ताकत कोई कम थी, 50 के करीब सीटें आई उनकी। दूसरी बात, 7 जो है उनके लोकसभा के अंदर सांसद हैं, कोई हल्के आदमी नहीं है एकनाथ शिंदे। लेकिन फिर भी देखिए साहब, भाजपा वहां पर इतनी ताकतवर हो गई कि विपक्ष में वहां पर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठना पड़ा है, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे को बैठना पड़ा। इसी से नीतीश कुमार और उनके साथी भी डरे हुए हैं कि अब हमारे साथ में भी यही किया जाएगा। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, अमित शाह कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, अमित शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो होगा वो बाद में देखेंगे। इस बात के मायने हैं, इस बात में ऐसा नहीं कि दम नहीं है, इसमें दम है। और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते हैं कि बीजेपी जब मुख्यमंत्री बनाने का दावा ठोक रही है तो जाहिर सी बात है बीजेपी नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावा नहीं ठोक रही है, वो अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावा ठोक रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, इस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए फैसले की घड़ी आ चुकी है। नीतीश कुमार को हर हालत में फैसला लेना पड़ेगा। अब वो इस तरफ का फैसला लेते हैं, उस तरफ का फैसला लेते हैं, ये उनके पास में है, ये उनके हाथ में बात है अब। क्योंकि हर वक्त जो है वो हर आदमी को मौका देता है, और अगर आदमी उस बात को समझता नहीं है, उस चीज को नहीं समझता है, तो फिर वक्त जो है उसके हाथ से निकल जाता है, और वो आदमी फिर ऐसा हो जाता है कि वो किसी वक्त के लिए बचता नहीं है। यानी आप अगर वक्त की बात नहीं सुनोगे तो वक्त आपको ऐसा बना देगा कि कोई आपकी बात भी नहीं सुनेगा। बहरहाल अब देखना यह है कि 48 घंटे में बिहार की राजनीति आगे कैसे कुछ बदलती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।